हाँ जी फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ यूपीएससी ईपीएफओ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ईपीएफओ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ऑर्गेनाइजेशन ਹੁੰਦੀ है। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 4 मार्च 1952 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये किसके अंडर पड़ता है? ये अंडर पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर। तो ये मेन चीज़ है जो जिसके बीच में से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको अपने यहाँ पर ये अपना डिस्कस कर लेना। तो नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी स्टेटस इन इंडिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्टेटस इन इंडिया? इट्स अ 3 टाइप्स, that is the retirement, disability and survivors and supplement benefits. Next OASI is the full form है जो OASI stands for Old Age and Survivors Insurance। इसके बीच में जो है 4 हिडन डिसेबिलिटीज होती है: मेंटल हेल्थ डिसीज, क्रोनिक पेन एंड फटीग ऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज। मीन्स कि इसमें जो आपकी डिसेबिलिटीज आती है कि जो आपकी मेंटली जो आपको कोई प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग, जहाँ आपके कोई ब्रेन की कोई डिसीज़ हो, जहाँ कोई आपको इम्यूनाइजेशन की डिसीज़ हो, तो ऐसी कुछ डिसीज़ होती है जो जिसको हिडन डिसेबिलिटी बोलते, जो कि आपकी डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये जो डिसीज़ होती है इसका कोई डायरेक्ट जो सिम्टम्स नहीं शो होता है, इसको डायग्नोज करना पड़ता है अच्छे से, फिर इसके बारे में पता चलता है, तो इसको इसलिए इसको हिडन डिसेबिलिटीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स इन इंडिया? So these 3 acts are mainly used: the Workmen's Compensation Act 1923 and the Maternity Benefit Act 1961, the Payment of Gratuity Act 1972। सो ये एक्ट्स ने जो डिफरेंट जो आपकी सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग यूज़ होते हैं, जैसे कि वर्कमैन की जो कंपनसेशन होती है, जो उसको वेज वगैरह के रूप में कंपनसेशन मिलना होता है, वो इस एक्ट के अधीन मिलता है जो 1923 वाला है। इसी प्रकार जब भी कोई पर्सन किसी अपने जॉब से रिटायर होता है, अपने वर्क से रिटायर होता है, तो उसके बाद उसकी जितनी भी उसने जितने ईयर्स की उसकी जॉब होती है उसमें उसके बाद जो उसकी ग्रेजुटी मिलती है, तो वो ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत मिलती है। तो ये कुछ एक्ट्स है, इसको आपने याद रखना है। इसके बीच में से हो सकता है आपको कोई एमसीक्यू पूछा जाए कि सपोज की पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट को कब कब बनाया गया था, तो उसके बीच में हो सकता है आपको कुछ ईयर्स दे दिए जाए, 1970, 1972, 1975, 1978, तो आपको याद रखना है उसमें 1972 आपका जो है सही आंसर आएगा। सो नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉर्मल वर्क फोर्स एंजॉय सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया? तो ये 0.8%, 8% जो वर्क फोर्स है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। ये गल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹੈਵ ਅਸੈਸ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਓਲਡ ਏਜ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ? ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਓਵਰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ। नेक्स्ट ये कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड, इट्स अ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दीज आर द 15 स्कीम्स like national pension scheme for traders and self-employment persons, so it's for traders means कि जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए।
जैसे नेक्स्ट आ गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, आम आदमी बीमा योजना। तो इसके बीच में अलग अलग से जो स्कीम्स आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप इसमें से इसको थॉरोली पढ़ना चाहते हो तो आपको इस स्कीम को गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। तो उसके बीच में आप इसका जो एज रिक्वायरमेंट जो होती है वो, और इसका क्या प्रीमियम है, जहाँ किसी में प्रीमियम नहीं भी देना होता, जो भी है वो आपकी इसकी थॉरोली डिटेल अगर आप चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और स्कीम्स है जो एम्प्लॉयज़ के जो बेटरमेंट के लिए इन्होंने प्रोवाइड की है। तो वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, and the new social security scheme launched covering social insurance like pension etc। तो इसके बीच में कुछ न्यू स्कीम्स आई है जो पीछे से थोड़ा टाइम हुई है अभी जो आई थी। वो थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इसके बीच में जो उन्होंने एज रिक्वायर किया कि वो 18 से 17 ईयर्स होना चाहिए, और उसको प्रीमियम पे करना होगा रेट 12 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी पर एनम। तो इसके बीच में जो आपको कवर उन्होंने किया वो किया अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है और फुल डिसेबिलिटी होती है, किसी कारण उसको कोई फुल डिसेबल हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपीज़, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी और हाफ डिसेबिलिटी होती है तो वो उसको 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बीच में एज रिक्वायरमेंट है 18 to 50 ईयर्स, एंड प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा 330 पर एनम, प्लस टैक्सीज एक्स्ट्रा होंगे आपके जो भी है, थोड़ा बहुत 350 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। कवरेज इसमें है कि डेथ होती है अगर किसी भी रीजन से तो आपको 2 लाख मिलेगा, लेकिन इसमें जो क्या है कि ये आई थिंक सभी को बैंक की ओर से मिल जाता है ये वाला जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसके लिए आपको जिस भी अकाउंट में आप जिस भी बैंक में आपने ये स्कीम ली हुई है, सेव की हुई है, तो उसमें आपको सेविंग अकाउंट अपना जो बनाए रखना होगा। ये ना हो कि कहीं आपने यहाँ पर स्कीम ले ली लेकिन बाद में आपने वही बैंक से अपना जो है खाता बंद करवा दिया, सेविंग अकाउंट को क्लोज करवा दिया। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और थर्ड है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में तो सभी को मालूम ही होगा कि ये स्कीम में 6000 पर एनम मिलता है, लेकिन वो मिलता है 4 मंथ आफ्टर 4 मंथ्स मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट्स में। इसके लिए क्या है कि फार्मर के पास जो है मैक्सिमम 2 हेक्टेयर और 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। उसके ज़्यादा पर अगर किसी के पास उससे ज़्यादा है तो उसको नहीं मिलेगी ये स्कीम। तो और एक यह कि एप्लीकेंट्स जो होगा जो इस स्कीम का जो बेनिफिट लेना चाहता है वो किसी भी गवर्नमेंट में जॉब जहाँ किसी भी तरह का कोई सर्विस मैन ना हो, ना ही और स्टेट और सेंट्रल बोथ गवर्नमेंट्स में किसी में भी, और ना ही कोई उसने अपना कोई ऑफिस लिया हो जैसे कि कोई लीडरशिप की ओर ना गया हो। और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसमें क्या है कि एज रिक्वायर्ड 18 to 40, लेकिन उसको जो प्रीमियम पे करना होगा 55 रुपीज़ पर मंथ, नॉट पर एनम, इट्स अ मंथ। सो उसके बाद जो आफ्टर 40 ईयर्स के बाद उसको पेंशन मिलनी जो स्टार्ट होगी वो होगी 3000 पर मंथ, लेकिन ये होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर उसने 18 ईयर से स्टार्ट किया हुआ है तो उसको 3000 मिलेगा, मिलने के चांसेस है, लेकिन अगर उसने लेट किया तो उसको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम मिलेगा पर मंथ। सो आपने ये ध्यान रखना है। पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि इस बार ये जो पेपर है काफ़ी डिफ़िकल्ट थोड़े आ रहे हैं पेपर्स। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईसेक, इट्स अनदर बीमा जो इसका क्या कहते हैं स्कीम
न्यू स्कीम आई हुई है ये भी एम्प्लॉई स्टेट, ये जो एप्लीकेबल होगी वो होगी जो सभी फैक्ट्री टाइप कैटेगरी वर्कर्स होते हैं जिसमें जिसकी वेज जो है 21,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होती, उस उन सभी को ये स्कीम का जो लाभ मिल सकता है। ये स्कीम जो ऑफर कर रही है इसमें मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे। और नीचे तो ये इसकी डेफिनेशन है, इस स्कीम जो है इज एन इंटीग्रेटेड मेजर ऑफ सोशल इंश्योरेंस एम्बॉडीड इन दी एम्प्लॉयज। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।